हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के लिए व्यवसाय अध्ययन। ये व्यवसाय अध्ययन देखो क्लास 12 के लिए तो है, ये इतना ही रेलिवेंट होने वाला है अदर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वही टॉपिक तो वही है और वही हमें वो पढ़ना होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है प्रबंध की प्रकृति, उसका महत्व और उसकी डेफिनेशन के बारे में है। तो प्रबंध मतलब का मतलब क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। मैनेज इन द सेंस कि कैसे हमें वो काम करना है ना। कि सपोज करो आज हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करें, ठीक है, वो चीज यानी हमें प्रबंध बताता है। प्रबंध मतलब मैनेज कैसे करके चलना हमें, है ना। कि भाई कई सारी चीजें समस्या होती है हमारे सामने, जैसे कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया इन द सेंस प्रोसेस, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कार्य कुशलता से प्राप्त करते हैं। कार्य कुशलता का मतलब क्या होगा? स्किल्ड तरीके से, है ना। स्किल्ड का मतलब जैसे कि भाई कोई भी वर्क हमें करना है तो एक स्टैंडर्ड वे में करना होता है ना। तो ये डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी हमारी हेरल्ड कूटज एवं हिंज वेहरिक ने, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है यहाँ पर, तो जो लोग इंग्लिश से हैं उनके लिए यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अगर सेकंड डेफिनेशन की हम बात करें तो प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन। संगठन के परिचालन का नियोजन का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कोई भी वर्क करती है, तो भाई उसकी सबसे पहले इनको प्लानिंग करके चलनी होगी। नियोजन का मतलब होता है प्लान करता, प्लान करके चलना। भाई देखो, आपके सामने भी अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी काम आप करते हैं, तो सबसे पहले उसकी एक प्लानिंग, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर से कि भाई हमें आगे तक कैसे उस काम को जो है दिशा देनी है ना, उसका उसके लिए हम संगठन करते हैं। वो नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग किसी भी चीज का सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, जो कि उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलता से पूरा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका कोई उद्देश्य है, भाई कोई काम करना है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव करना है ना, हमें किसी भी लेवल पे पहुंचना होता है, तो व्यक्ति यानी मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। कि भाई सपोज करो एक यहाँ पर एक मैन है ना, और उसके पास कई सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो भाई इन चीजों का कैसे वो यूज करे जिससे कि उसके जो उद्देश्य हैं, उसका जो भाई ऑब्जेक्ट है, अचीव कर ले वो, है ना। तो वो डेफिनेशन जो दी थी हमारी, वो दी थी ये वाली, रॉबर्ट एड एल ट्रेवेली ने, ठीक है। एक और डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, क्रीटर ने, कि प्रबंध जो होता है वो परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कार्य कुशलता पूर्वक उपयोग। मतलब भाई देखो, आज की स्थिति ऐसी है कि समय समय पर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आता रहता है, तो कैसे हम उस चीज को मैनेज करें? अभी हमारे पास साधन तो सीमित है ना, तो कैसे हम यूज करें उनका, जैसे कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लें, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, प्रबंध की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि कोई भी कंसेप्ट जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो प्रबंध जो होता है वो उद्देश्य को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा कराने की एक प्रक्रिया होती है। प्रबंध का मतलब क्या हो? देखो, प्रबंध एक जो है काम को करने का एक तरीका है, एक तरीका है ना, कि कैसे हमें वो काम करना है। बस इस परिभाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। जैसे कि देखो, अब सबसे पहले क्या है? प्रक्रिया। कि कोई भी काम हमें करना है तो उसका एक स्टेप होता है कि पहले हमें ये काम करना है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना है, फिर थर्ड स्टेप फॉलो करना है, फिर फोर्थ स्टेप फॉलो करना है। तो कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। तो वही इसमें बताया गया है उन्होंने कि परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया का मतलब होता है कि प्राथमिक कार्य एवं क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है इनका? कोई भी प्रोसेस को फॉलो करना है ना। जैसे कि नियोजन करेंगे हम सबसे पहले, फिर संगठन के पास आएंगे, देन नियुक्तिकरण करेंगे। नियुक्तिकरण में जैसे कि बंदों को हायर करके उनको वर्कशॉप देना,
उसके बाद उनको डायरेक्शन देंगे कि भाई जाओ अपना अपना वर्क करें। देन उसके बाद हम कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो भी वर्क हमने उनको किया था क्या वो अच्छे तरह से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या उसमें कुछ कमियां तो नहीं आ रही। अगर कमियां आ रही है तो उनको जो है सॉल्व आउट करेगी। और प्रभावी ढंग से, यानी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया, प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को समय पर संपन्न कराना है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखो मैंने आपको कोई भी वर्क दिया, अब वो वर्क 2 दिन में पूरा हो सकता था, बट आपने उसमें 4 दिन लगा दिए, है ना। तो ये कोई प्रभावी ढंग थोड़ी है उस वर्क को करने का। ये तो आप अपने मन मर्जी से कर रहे हो। तो एक भाई इफेक्टिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। उस काम को करने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि जल्दी से आप वर्क जो है कंप्लीट कर सके। उसके बाद कुशलता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। कि भाई जिस चीज को हम 10 रुपए खर्च करके कर सके, उसमें हम 15 रुपए क्यों खर्च करने लगे, है ना। तो जो चीज 10 रुपए में बन के तैयार हो सकती है उसमें 15 रुपए खर्च हो रहा है, तो भाई क्यों हो रहा है ये 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो भाई हम लागत को जो है कम से कम लगाने की बात करते हैं, तो वो कुशलता की बात आती है। अब जैसे कि देखो किसी भी मान लो 2 बंदे हैं, है ना, और हमने इन दोनों को कोई भी वर्क सौंप दिया। ये बंदा तो उस काम को कर रहा है, तो ये 12 रुपए खर्च करके लगा रहा है, ये 8 रुपए में वो चीज बना के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनमें स्किल की कमी, एफिशिएंसी की कमी है, कुशलता की कमी है। कि भाई जो काम 8 रुपए में हो सकता था वो 12 रुपए में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रबंध की विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर दे रखा है प्रबंध का एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। कि भाई देखो प्रबंध अगर हम किसी भी चीज का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा क्या मोटिव रहता है कि भाई हमारे जो उद्देश्य है, हम जो काम करना चाहते हैं उसको जो वो वहां तक पहुंच जाए हमें ना। तो किसी भी संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कि प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों द्वारा किए गए कार्यों को एक संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूत्र को बांधता है। जैसे कि मान लो कि एक बंदा ए था, एक बी था, सी था और डी था, 4 बंदे थे, है ना। सपोज करो 4 बंदे थे। अब भाई इनको अगर मैं मैनेज करके नहीं चलूंगा ना, तो वर्क में भी टाइम लेंगे जी, उस वर्क को कंप्लीट करने में भी टाइम लेंगे, और कहीं ना कहीं ये अपने जो उद्देश्य है उनसे भी भटक सकते हैं ना। तो प्रबंध यहीं पे हेल्प करता है कि कैसे मैं इनको मैनेज करके चलूं, जिससे कि ये वर्क आसानी से कर सके और जल्दी से जल्दी न्यूनतम लागत पर कर सके। प्रबंध जो होता है एक सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर प्रबंध को अप्लाई नहीं किया जाता, प्रबंध के बिना कोई भी काम हम कर सके। चाहे वो बात हो आपकी स्टडी की, चाहे वो बात हो आपकी स्कूल कॉलेज की, चाहे वो बात हो आपके घर की, चाहे वो आप बात हो किसी भी जगह की, है ना। जैसे कि सामाजिक है, राजनीतिक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो है प्रबंध किया जाता है कि कैसे हम कौन सी चीज को कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे काम लेना है उनसे। आर्थिक क्षेत्र हो गया हमारा, सभी जगह समान और आवश्यक होता है प्रबंध। ठीक है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या हो गया कि मल्टी डायमेंशनल, यानी कि जो जो कि कार्य लोग परिचालन के प्रबंध से संबंधित है। प्रत्येक संगठन कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। कि भाई देखो अब मैंने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई 4 लोगों की, तो मैंने इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अपना ऑब्जेक्ट रखा होगा, कुछ ना कुछ तो मेरा उद्देश्य होगा ना इसको बनाने का। तो प्रबंध जो होता है वो लोगों से कार्य करवाने की एक कला होती है, न कि करने की। तो प्रबंध जो होता है वो लोगों से काम कराता है ना। भाई मैंने करके मैं चलूंगा, प्रबंध करके चल रहा हूँ किसी चीज का, तो उससे वर्क तो लोग ही करेंगे ना। उसके बाद बात करें तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने का इन द सेंस कि कंटिन्यूअस है ना, कभी भी इसका एंड नहीं होता है। हम हर लेवल पे, हर जगह पे हमें प्रबंध करना है। आज सपोज करो हमने कोई भी वर्क करना है, तो हमने टॉप लेवल पे प्रबंध किया होगा उस चीज का। उसके बाद अब उस वर्क को करने के लिए हमने सपोज करो सुपरवाइजर को सौंप दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सुपरवाइजर भी तो मैनेज करेगा ना उस चीज को। सुपरवाइजर के लिए भी जो है वो उतना ही हेल्पफुल रहने वाला है प्रबंध, है ना।
तो एक बार में कर लिया जाता है ऐसा नहीं है, अपितु ये निरंतर चलता रहता है, प्रबंध हमारा हर लेवल पे चलता रहता है, जैसे कि प्लानिंग के समय पर भी, है ना, संगठन के समय पर भी, नियुक्तिकरण, निर्देशन या नियंत्रण, हर लेवल पे हमें प्रबंध की जो है जरूरत रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सामूहिक मतलब ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि भाई लोगों से काम कराने की कला होती है प्रबंध, तो वहां पर तो एक बंदा थोड़ी, एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है और अलग अलग प्रकार के लोगों का एक हम समूह बना देते हैं, जिसमें रहकर वो बंदे क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं, किसी न किसी अलग 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 उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होते हैं। जैसे कि सपोज करो एक कंपनी है ना, जो कि पेन बनाती है, पेन का प्रोडक्शन करती है, तो पेन बनाने के लिए भाई चार 40 हमें सपोज करो हमने कर्मचारी रख रखे, अब वो 40 कर्मचारी एक ही सेम लेवल का काम थोड़ी करेंगे, है ना, किसी को एक अदर वर्क दे रखा होगा हमने, है ना, किसी को कुछ और वर्क दे रखा होगा हमने, तो एक मिनट, ठीक है, तो लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। अब मान लो इसमें भाई 40 लोग रख रखे हमने, तो किसी मान लो 5 बंदे किसी कुछ और काम कर रहे हैं, 5-10 बंदे कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में तो भाई एक सामूहिक क्रिया हो गई ना वो, क्योंकि मैनेजमेंट का उद्देश्य तो क्या है कि पेन बना के तैयार करना है, उसके पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है उससे हमें जो वो डिवाइडेड सिस्टम कर रखा है हमने उसमें, तो टीम में रह के काम करते हैं वो एक तरीके से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है, गतिशील का मतलब डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल एक तरीके से ना, जब परिवर्तन के हिसाब से चलता रहता है ये, जैसे कि भाई टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है उस हिसाब से हम अपने वर्क में भी जो है चेंजेस लाने होते हैं ना, कर्मचारी को छटनी भी कर देते हैं, कभी कभी नई नई मशीनरी आ जाती है, तो जिससे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तो इसमें सम्मिलित होते हैं भाई, पॉलिटिकल चेंजेस भी आते रहते हैं, उससे उस हिसाब से जो है रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको फॉलो करके चलना होता है। सफलता के लिए किसी भी संगठन को अपने उद्देश्य को पर्यावरण के हिसाब से बदलना होता है। मान लो कोई भी प्रोडक्ट हार्मफुल है ना, एनवायरमेंट के लिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिवाली टाइम पे पटाखों पे बैन लगा दिया था, क्यों लगा दिया था, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था, तो पर्यावरण पे इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उस हिसाब से जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना, जो भी कंपनियां थी, जो भी भाई जिस भी जगह पटाखे बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें चेंजेस लाने पड़े उस वजह से, है ना, तो उसके हिसाब से इन्हें अपना मैनेजमेंट करके चलना पड़ा। उसके बाद प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, अमूर्त शक्ति का मतलब किसी से काम कराने की कला होती है, लोगों से काम कराने की कला है, तो उस कला को हम देख छू थोड़ी सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको महसूस कर सकते हैं, तो वही बात मैं यहाँ पर कह रही थी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इतने रेलिवेंट हो जाते हैं जितने की इसकी विशेषता थी, है ना, कहीं ना देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो प्रबंध की डेफिनेशन, प्रबंध की विशेषता और उद्देश्य ही पूछे जाएंगे, तो अगर 5 नंबर में 4 नंबर में आता है तो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता या फिर उद्देश्य तक सीमित रहेंगे, और अगर 10 नंबर में आएगी तो आपसे विशेषता और उद्देश्य दोनों पूछ लिए जाएंगे, तो आपको दोनों ही टॉपिक जो है तैयार करके चलने पड़ेंगे। संगठनात्मक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय, इसका मतलब जो होता है वो संगठन में उपलब्ध जो मानवीय भौतिक संसाधन होता है उनका सही ढंग से उपयोग करने से होता है, ये बात हमने पहले की थी कि मानव यानी कि व्यक्ति प्लस उसके पास जो भी साधन अवेलेबल है उनका वो ठीक ढंग से यूज करे, है ना, अच्छे तरीके से यूज करे, जैसे कि एक मालिक हो गया ना, स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि का ध्यान रखा जाता है, सब चीजों का ध्यान रख के चलना है, जिससे कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं, जैसे कि जीवित रहना, लाभ, उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर हो जाती है। और जैसे कि पहला पॉइंट जीवित रहना, किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य क्या होता है कि अपने अस्तित्व को कभी भी खोना नहीं है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है ना, प्रबंधन को संगठन में बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, जैसे कि भाई हम अगर पर्यावरण या वातावरण में चेंजेस जो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे अपडेटेड रहेंगे ना, तो भी हम जो मार्केट में सर्वाइवल कर सकते हैं। वहीं प्रॉफिट अर्न करने की बात अगर होगी तो ताकि लागतों और जोखिमों को पूरा किया जा सके,
भाई प्रॉफिट अगर हम अर्न करेंगे तभी तो हम अपनी कॉस्ट को बियर कर सकते हैं। बियर इन द सेंस कि हम उसको जो है कवर अप कर लें और जोखिमों को भी हम सामना कर सकते हैं इससे। अब बढ़ोतरी यानी ग्रोथ की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो विकास करना ताकि भविष्य में जो भी संगठन है या कार्य है जो अच्छे तरीके से कर सके। जैसे कि बिक्री है हमारी, है ना, सेल्स का टर्नओवर, बिक्री कैसे बढ़ानी है, हमें कर्मचारी की संख्या पे ध्यान देना है, कैपिटल हमें जो है इन्वेस्ट करनी है व्यापार में या फिर नहीं, है ना, और उत्पादों की संख्या को भी मापा जा सकता है जिससे। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें, समाज को भी ध्यान में रखकर हमें चलने पड़ते हैं, जैसे कि उचित कीमत पर हम अच्छी से अच्छी वस्तु जो है ग्राहकों को अवेलेबल करवा सके, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई क्वालिटी में भी अच्छी हो गुड्स, क्वालिटी में अच्छी होने के साथ साथ वो कम कॉस्ट में भी लोगों को मिल जाए, है ना, कम कॉस्ट में भी लोगों को अवेलेबल हो जाए। वो कम कॉस्ट का मतलब ये थोड़ी होता है हम लॉस में बेचेंगे, लॉस में नहीं, मतलब ग्राहकों का भी ध्यान रखना है भाई, कहीं ना कहीं सामाजिक जो दायित्व है, उनको भी पूरा करके चलना है। जो प्रोडक्ट 10 रुपए में हमें बेचना चाहिए वो उसके 20 रुपए हमें नहीं जो है वो उनसे लेने हैं। उत्पादन जो पर्यावरण के भिन्न पद्धति अपनाना, जैसे कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण में इफेक्ट ना पड़े, उसका गलत प्रभाव ना पड़े, है ना। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि ये पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा हानि हो। रोजगार के अवसर भी प्रदान करने चाहिए हमें उस चीज को भी। सामाजिक उद्देश्य में तो सारी चीजें वो आ जाएंगी ना जो कि पब्लिक के वेलफेयर की बातें हैं, है ना, कहीं ना कहीं पब्लिक के फायदे की बात है। कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशु गृह जैसी सुविधाएं भी हमें उपलब्ध करानी चाहिए, है ना। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो कर्मचारीगण उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों के लिए हमें निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य, जैसे कि मिलजुल कर काम करना, जो कि अपनी विविध व्यक्तिगत उद्देश्य, उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है ना उनकी, अ, उनको संतुष्ट करवा सके हमें, उनमें तालमेल बिठा सके हम कहीं ना कहीं। ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद कर्मचारियों में ही आपस में बजने लगे, है ना। महत्व की बात करें हम यहाँ पर तो देखो महत्व में सबसे पहला पॉइंट है कि जो प्रबंध होता है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, कि हर चीज को लेकर चलता है ये, टीम भावना, समन्वय का निर्माण, हर चीज को लेकर चलेगा ये। प्रबंध जो क्षमता में भी वृद्धि करता है, क्षमता का मतलब क्या हुआ कि कार्य कैसे करना है, उस कार्य को भी दिशा प्रदान करता है ये, है ना। कितने गति से कार्य करना, कुशलता पूर्वक कार्य करना, कम लागत पे कार्य करना, प्रोडक्शन को बढ़ा के चलना, है ना, कि जो भी प्रोडक्ट हम अवेलेबल करवा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, उसको इंक्रीज करना। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील डायनेमिक जो तो हमने पहली बात की थी, परिवर्तन के हिसाब से हमें चेंजेबल रहना, अपडेटेड रहना, जिससे कि कर्मचारियों को भी अवगत कराकर विरोध को हम समाप्त कर सके, है ना। जैसे मान लो सामने वाली कंपनी में अगर कोई नई चीज आ चुकी है तो कहीं ना कहीं उस पर हमें भी फोकस करना चाहिए, है ना, कि अपने कर्मचारी कहीं ना कहीं हमसे दूर ना हो जाए, है ना। उसके बाद प्रबंध जो होता है व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या होगा, कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करना होता है, कि भाई वो भी मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके व्यक्तिगत उद्देश्य जो उनमें भी तालमेल हमें बिठाना चाहिए। हमने ये पिछले स्लाइड में भी देखा था ये, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रबंध जो समाज के विकास में भी सहायक होता है। समाज के विकास का मतलब क्या होगा, वही जो हमने बात करी, अच्छी अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं लोगों को अवेलेबल करवाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, है ना, नई तकनीक अपनाकर समाज के डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए भी जो कार्य करना, ठीक है। उसके बाद अगर रह गया हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो प्रबंध की प्रकृति, है ना, इसको हम अगले लेक्चर में कर लेंगे।